नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज बातचीत होगी ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की और मोदी के हाथ ट्रंप कार्ड की। एक शानदार जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को विश्व के सबसे शक्तिशाली देश यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश होने के कारण दुनिया का चौधरी भी है, इसलिए सारे विश्व की इस नए राष्ट्रपति पर नजर है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0। भारत की भी ट्रंप से सामरिक मुद्दे पर बड़ी उम्मीदें हैं। भारत अमेरिका के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुआ है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। यदि ट्रंप के पिछले कार्यकाल की बात करें तो उसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड समूह के जरिए उसे और मजबूती दी गई थी। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के दौरान अमेरिका ने भारत के पक्ष में कई बयान दिए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक दिशा मिली थी। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए साझा रणनीति बनाने की उम्मीद अब की जा सकती है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा था। एशिया पैसिफिक जोन की बात करें तो अब अगला ट्रंप प्रशासन खासकर सीमा विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में भारत के प्रयासों का समर्थन कर सकता है। अब भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में और विस्तार की संभावना है, जिससे भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग का लाभ मिल सकता है। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ने के साथ साथ दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी भी संभवतः और मजबूत होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अब अमेरिका की कमान संभालेंगे। ही इज द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनवरी में वो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। रिपब्लिकन्स की भारी जीत हुई वहां पर संपन्न हुए चुनावों में और डेमोक्रेट्स पीछे रह गए। कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से दावेदार थी और रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के साथ जीतकर यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हुए हैं। माफ कीजिएगा। और अगले साल 2025 में जनवरी में वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के सामंजस्य के आसपास घूमते हुए और कितने प्रगाढ़ होंगे। और इस बीच इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप 2.0 भारत के पर्सपेक्टिव में क्या मायने रखते हैं और इससे भारत के हितों की कैसी रक्षा हो सकती है। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हरिमोहन कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। वहीं बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल संतपाल राघव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का मुद्दा में स्वागत है। कौशिक साहब, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 इसलिए भी यह फोकस रहता है कि चलिए पहली बार जब वह राष्ट्रपति बने थे तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके दोस्ताना रवैये को लेकर के काफी चर्चा हुई थी और एक दूसरे के संबंध जो स्थापित हुए थे
अब उसे 2.0 में कितनी धार मिलेगी। और यदि हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, सामरिक क्षेत्रों की बात करें, व्यापक तौर पर चीन उनका भी एक तरह से आंख दिखाता हुआ नजर आता है, हालांकि खुलकर कभी सामने नहीं आया। ईरान की उसमें भूमिका, टोटल एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के रूप में इन फोकस भारत को डोनाल्ड ट्रंप 2.0 से क्या कुछ उम्मीदें होंगी और कितनी कारगर होंगी? कौशिक साहब। थैंक यू सर। एक्चुअली इंडिया को ट्रंप 2.0 से 19 और 21 का फर्क दिखाई देगा। यानी जो मतलब ट्रंप 2.1 ट्रंप फर्स्ट जो था उसमें, या ट्रंप 1.0 और 2.0 में लगभग सेम रहेगा। मैं कंपेयर करना चाहूंगा बाइडन 1 या बाइडन और ट्रंप के रेजिम के बीच में, कि असलियत में बाइडन ने 2020 से लेकर या 2021 से, जनवरी 2021 से लेकर 24 तक इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया या इंडिया अमेरिका के रिलेशन को कितना नीचे लेके गया, ताकि हम कंपेयर कर सके कि अब उसमें कितना रिफॉर्म आएगा। सर, ट्रंप 1 में इंडिया ईरान के मामले में बैकफुट पे था। ईरान के मामले में इंडिया पर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि हमें अपने चाबहार प्रोजेक्ट को काफी रोकना पड़ गया। लेकिन रशिया से अमेरिका के रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश की। किम जोंग उनसे मिलके आया ट्रंप, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें हमारे बहुत सारे बैका जैसे एग्रीमेंट साइन हुए ट्रंप के रेजिम के अंदर। अगर हम यहाँ देखते हैं, क्वाड के मामले में काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। यानी चाइना के अगेंस्ट एक ब्लॉक बनाता हुआ इंडिया, ट्रंप जो है वो नजर आ रहा था, या कम से कम ब्लॉक नहीं बना रहा था, तो चाइना के आसपास शिकंजा कसने की कोशिश में ट्रंप दिखाई दे रहे थे, और इंडिया के फेवर में ये बातें जाती हुई दिखाई। बाइडन के आते ही कहीं ना कहीं सारे का सारा शिफ्ट आप देखेंगे 4 साल के अंदर चाइना नहीं था। साउथ चाइना सी की न्यूज गाहे बगाहे आती। चाइना उसमें कभी फिलीपींस को टक्कर मार रहा है, कभी वियतनाम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी ताइवान से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इवन जापान से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स मार रहा है जो कि जापान के आसमान से होती हुई जा रही है, टेस्ट फायर कर रहा है। सर, एक्चुअली मामला ये है कि बाइडन ने पूरी की पूरे जो जियो पॉलिटिक्स थी अमेरिका की, उसे मोड़ दिया यूक्रेन की तरफ और रशिया की तरफ। और बाइडन रेजिम में 4 साल हमने सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन वॉर के बादल देखे हैं। 2 साल 2.5 साल तो हमने पूरी की पूरी लड़ाई को देखी, और इसका असर हमारे अमेरिका और इंडिया के रिलेशन पर यह पड़े कि इंडिया रशिया को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन रशिया को छोड़ने के बारे में दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से दिन पर दिन हमारे रिलेशन इस लेवल पर पहुंच गए कि निखिल गुप्ता और विकास यादव तक, इवन हमारे होम मिनिस्टर का नाम अगर कनाडा ले रहा है तो हमारे एनएसए और हमारे रॉ चीफ को अमेरिकन कोर्ट बुला रहे हैं। तो ये बहुत लोवेस्ट लेवल पर रिलेशन होते हैं। बाइडन के आने के बाद 2 साल से ज्यादा का टाइम ऐसा था, हमारे देश में अमेरिका का एम्बेसडर नहीं था। 2 साल बाद भी जिस एरिक गार्सेटी को बुलाया गया, वो अब एक कंट्रोवर्शियल लीडर की फॉर्म में नजर आता है अमेरिका के अंदर भी। तो मुझे लगता है बाइडन के टाइम पर, हमारे बाइडन रेजिम के टाइम पर, या डेमोक्रेट्स की रेजिम का रूल के टाइम पर, इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए। वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। कम से कम वो केमिस्ट्री वो बुरी नहीं है। हाँ, ये लोग टैरिफ के ऊपर लड़ते हुए नजर आएंगे। वो लड़ेंगे कि भाई तुमने ये टैक्स ज्यादा लगा दिया, वो टैक्स ज्यादा लगा दिया, ये कंपनी हमारे पास आएगी, ये बेनिफिट, तो वो ये लड़ाई नॉर्मल है। सर जीई के इंजन हमारे को देने थे, एक भी नहीं आया। डेट बढ़ती जा रही है और हमारे इंजन उठा के साउथ कोरिया को दे दिए। हमारा पूरा का पूरा तेजस मार्क 3 वाला जो प्रोजेक्ट है, मार्क 2 मार्क 3 जो भी, वो मैं फिगर भूल गया। तेजस का जो प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का, 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो प्रोजेक्ट है, सारे अटके हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे चेंज नजर आता हुआ उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर इशारा भी किया। हमारे साथ कर्नल संतपाल राघव साहब भी जुड़े हुए हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। राघव साहब, यदि रक्षा क्षेत्र की ही बात करें तो देखिए, ट्रंप साहब के बारे में तो लोग, पूरी दुनिया जानती है कि वो एक बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, एक बिजनेसमैन है, वेरी क्लेवर बिजनेसमैन है, और हमेशा यूएस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं। अब अमेरिका देखिए,
आर्म्स एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देना चाहता है, अपने आर्म्स की बिक्री को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है। लेकिन हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो हम प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर देते हैं। हम खुद चीजों को अपने स्तर पर विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में कैसे हम इस पूरे डील को नेगोशिएट कर पाएंगे, कैसे हम उन संबंधों को बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि बिजनेसमैन के तौर पर यदि हम ट्रम्प को देखें तो वो तो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी हमारे यहाँ इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट, मेक इन इंडिया की। तो आप डिफेंस ग्राउंड पर कैसे दोनों के कोऑर्डिनेशन को आंकते हैं राघव साहब आने वाले दिनों में? जी देखिए, जो ट्रम्प साहब हैं वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वो हर फोरम में ये बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सैन्य सहयोग की बात है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, वेपन्स की बात है। अगर आप इसके अलावा भी हम देखें, इंडिया और अमेरिका का 23-24 में जो 42 बिलियन का जो है आयात हुआ है, बिलियन डॉलर का आयात हुआ है, और 2024 के अंदर 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया है। तो आप ये देखें कि जो अमेरिका है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें जो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये अच्छा जो है इनका एक आदान प्रदान है जो है एक्सरसाइज के, ज्वाइंट एक्सरसाइज पे, तो उससे एक मजबूती मिलती है रक्षा के क्षेत्र में, जो कि हमारे एडवर्सरी चाइना और पाकिस्तान है, इनको भी एक लेसन मिलता है जब वो हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं। एयर एक्सरसाइज भी करते हैं और हमारे नेवल एक्सरसाइज भी किए हैं उन्होंने। तो उससे एक मैसेज जाता है हमारे एडवर्सरीज को, जो हमारे प्रतिद्वंदी है, उनको मैसेज जाता है कि इनके साथ कोई खड़ा है। नंबर 3, जो क्वाड की जो आप इंडो पैसिफिक्स में जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की बात करें, तो एक वहां पे भी एक अच्छा निकल के आया है। जो अमेरिका की भी भूमिका बहुत अच्छी है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये बड़े मजबूती से है, जो कि चाइना को हम एक दिखा रहे हैं, बड़ी मजबूती से हम दिखा रहे हैं, तो उससे चाइना बैकफुट पे है। और जितना भी अगर हम देखें कि जो हमारा तनाव हो रहा है पाकिस्तान और चाइना के साथ, अगर अमेरिका हमारे साथ मिलिट्री अफेयर्स में या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेपन और जो और भी एग्रीमेंट है जहां इनके लॉजिस्टिक्स बेस्ड हैं, तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हम वहां पे उनका इक्विपमेंट, जो एग्रीमेंट आ जाते हैं, तो हम उनका इक्विपमेंट है वहां पे, उनके संसाधन है, उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक ये हमारी रक्षा क्षेत्र में क्षमता बढ़ेगी और एक मजबूती आएगी, और इससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है लॉजिस्टिक्स का, वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है और हमारे लिए, और ट्रम्प साहब और मोदी साहब का ये रक्षा क्षेत्र में एक काफी अच्छा मैसेज जाएगा एडवर्सरी को भी, और हमारे जो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। जी तो बिल्कुल रक्षा के जो भी मुद्दे होंगे उनको हम बेटर तौर पर सुलझा पाएंगे अब इन दोनों के लीडरशिप में। कौशिक साहब, अब यदि अमेरिका की बात करें तो संभवतः 25 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश, वर्ल्ड लीडर है वो, सबसे ज्यादा इंडिया की बात करें तो अभी हम संभवतः 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और तो अब एक इंडिया जो है पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा, डेमोक्रेसी के लिहाज से यदि बात करें तो सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट की बात करें तो अमेरिका 4% उसका रिप्रेजेंटेशन, 17% हमारा रिप्रेजेंटेशन, और दोनों में एक एबल लीडर, ये एक कॉमनैलिटी है। तो क्या अब इन दोनों के एबल लीडरशिप में हम अपनी इकोनॉमी को विथ कोऑपरेशन फ्रॉम अमेरिका, हम उस इकोनॉमी को अब स्केल अप कर सकते हैं, उसे एक नई हाई के तरफ ले जा सकते हैं? हमारी जो साझेदारी होगी क्या वो इतनी पुख्ता हो सकती है कि हम दोनों मिल करके, जो हम हमेशा विकसित बनने की और सुपर पावर बनने की रेस में हम 2047 की कल्पना करते हैं विकसित होंगे, क्या उसको अमली जामा पहनाने में और सहूलियत होगी? सर बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं, मतलब जो आप पूछ रहे हैं मैं उसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हाँ काफी हद तक हमें सपोर्ट मिले। देखिए, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है।
ओनली अमेरिका पॉलिसी में बुराई है। अगर वो अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं तो हम भी तो इंडिया फर्स्ट कह रहे हैं साहब। हाँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दुनिया का हर काम हर आदमी नहीं कर सकता और दुनिया की हर चीज एक देश नहीं बना सकता। वेरी करेक्ट। ये सबसे बड़ी बात है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके अंदर अमेरिका को इंडिया से बहुत से बेनिफिट होंगे और इंडिया को अमेरिका से। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो डेमोक्रेट रेजीम थी, जो ओबामा के टाइम पे रेजीम थी, वो क्या करती थी, ओबामा वाज लाइक एजेंट ऑफ चाइना इन होल ऑफ दिस वर्ल्ड। वो यूरोप से लेकर अमेरिकन कंपनीज को सीधे सीधे कहते थे जाओ और चाइना में इन्वेस्ट करो, सस्ता प्रोडक्शन करो, और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को कहीं ना कहीं चाइना के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में यूज किया गया। यहां तक कि उन्होंने चाइना की जो पॉपुलेशन थी उसे गिनी पिग बना के रख दिया। अब होता यह है कि इससे हमें जो प्रॉब्लम हुई वो ये कि हमने जब प्राइवेटाइजेशन किया, 92 में मार्केट ओपन किया, प्राइवेट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश करी, तो 92 से अप्रोक्सीमेट अगर आप देखते हैं 2016 तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप आते हैं, ट्रंप आने के बाद दुनिया मतलब चाइना से इकोनॉमिक वॉर शुरू करते हैं और चाइना को मजबूर करते हैं, चाइना के अंदर जिस तरीके से लड़ाई शुरू होती है, कंपनीज को मजबूर करते हैं चाइना छोड़ने के लिए। बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया को अपने डेस्टिनेशन बनाया। अभी भी $600 मिलियन के एप्पल के फोन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो हमें अंदाजा लग सकता है कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और ट्रंप आने के बाद जो थोड़ी बहुत कंपनियां वापस चाइना की तरफ देखने की सोच भी रही थी, वो तो सोचेंगी नहीं, क्योंकि चाइना के साथ इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट होगा। अब ट्रंप क्या सारी कंपनियों को अमेरिका में एस्टेब्लिश कर लेंगे? मुझे नहीं लगता। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी या बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां ऐसी होंगी जिनकी ऑनरशिप तो भले ही अमेरिका की होगी, लेकिन उनके वेंडर, उनके छोटे प्रोडक्शन या सप्लाई लाइन जो वो इंडिया से जा रही है, तो इंडिया को इस चीज का फायदा होगा। रही बात टैरिफ की, तो देखिए टैरिफ के ऊपर लड़ाई तो गिव एंड टेक। जितने टैरिफ अमेरिका लगाएगा उतने टैरिफ इंडिया लगा लेगा। बिल्कुल तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना हो चुकी है और चाइना उस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा था और एस्पियोनाज वाले जैसे काम कर रहा था कि चाइना का बना हुआ कोई भी फोन कहीं भी जा रहा है तो वो डाटा ऑटोमेटिकली चाइना में सेव हो रहा है। बिल्कुल। और चाइना उसका मिसयूज कर रहा है। हालांकि अमेरिका भी करता है, लेकिन दोनों के एक्सटेंट में थोड़ा फर्क है। और अब लास्ट एक लाइन और बोलना चाहूंगा। ट्रंप के आने के बाद बाइडेन के टाइम पे ये था, वो स्वीट टॉक करते थे, बढ़िया मिल बैठ के बातचीत करेंगे, बढ़िया होगा के बातचीत करेंगे, लेकिन सीट में छुरा मारेंगे। ट्रंप कैसा भी है वो सामने बैठ के लड़ेगा, आपकी सीट में छुरा नहीं मारेगा। और बहुत... अब कम से कम बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपने बहुत एकदम ऐसा हाईलाइट की ओर इशारा किया है जो कम से कम दोनों देशों के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा उसे सुन के। राघव साहब, अब चूंकि बात चीन की निकली और तमाम बातें निकलकर सामने आई है, तो अब देखिए रशिया की एक बात मैं संभवतः सुन रहा था, उन्होंने अपना स्टैंड लिया है कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे, हम पहले उनके वर्क को असेस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ करना है। ऐसे में अब जो चाइना की भूमिका है, रसिया के साथ उसका एकदम क्लोजनेस है, हमारा रशिया पुराना दोस्त है। ईरान की बात करें, चाइना उनका नंबर 1 के तौर पर इकोनॉमिकली देखे तो दुश्मन है, ईरान भी नंबर 2 के तौर पर हम देख सकते हैं। आतंकवाद हर कुछ के क्षेत्र को लिहाज से हम देखें यदि, तो आपको क्या लगता है कि सर, और रूस और यूक्रेन का वार, इन सब फ्रंट्स को लेकर के अब इंडिया की भूमिका वीजा विज डोनाल्ड ट्रंप 2.0, क्या अब इंडिया एक बेहतर पोजीशन में होगा जो बाइडेन के रेजिम से, या फिर अभी भी इसमें कई चीजें हैं, कई ऐसे पेच हैं जो उलझे हुए हैं? राघव साहब जी, देखिए जो ट्रंप साहब हैं वो बड़े स्ट्रांग, बोल्ड और बड़े एग्रेसिव हैं लीडरशिप के मामले में। नंबर 1, वो जो आज अमेरिकन लीडरशिप जो बाइडेन साहब के टाइम में थी, वो थोड़ा सा आप देखें कि वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी और जो स्ट्रांग पॉलिसीज नहीं थी। ट्रंप साहब इस मामले में बड़े स्पष्ट है और वो बोल्ड और स्ट्रांग तरीके से लीड करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जो भूमिका है यूक्रेन और रशिया का, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है और इंडिया का जो स्टैंड है वो बड़ा फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक बड़ा न्यूट्रल स्टैंड है।
हम भी अपने हित को देखते हैं। इंडिया फर्स्ट पे भी हमारी पॉलिसीज हैं और हम जो बैलेंस व्यू लेके चलेंगे, हमारा रशिया पार्टनर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और 71 वॉर में भी ही हैज ओपनली सपोर्टेड अस। लेकिन इंडिया का जो बैलेंस व्यू होगा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक, इट विल बी, ये बहुत ही एक बैलेंस व्यू में होगा और एक हम अच्छी भूमिका जो कि एक लीडरशिप मोदी जी की है, वो उस तरीके से हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, ये सही बात आपने कही है और इस हिसाब से पर्सपेक्टिव के तौर पर ऐसा निकलकर सामने आता है कि चलिए दोनों एबल लीडरशिप के अंदर हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप 2.0 एक बेहतर विकल्प साबित होंगे बतौर कमला हैरिस। लेकिन कौशिक साहब, अब यदि बात होती है आतंकवाद को लेकर के भी, तो अब देखिए जैसे कनाडा में निकलकर बात सामने आ रही है निज्जर के हत्याकांड के बाद से और खालिस्तानियों के उस मूवमेंट के बाद से, यहाँ हिंदू टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ, लोगों पर अटैक हुआ, तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा के ऊपर भी थोड़ी सी नकेल कसेंगे? और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के समय में बांग्लादेश का भी, जब वो प्रचार कर रहे थे, उल्लेख किया था कि वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में जिस तरह के सिनेरियो अभी प्रिवेल कर रहा है, तो क्या ट्रंप के राष्ट्रपति होने से इन दोनों सिचुएशन में कुछ आप अंतर देखते हैं क्या? सर थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये मेरे मन में उबल रहा था कि ऐसे कुछ डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। जी बिल्कुल सर, संभवतः टेलीपैथी होगी फिर सर। सर एक्चुअली है क्या, मैं ट्रंप जो डिसीजन लेंगे वो तो बाद में प्रेडिक्ट करूंगा, लेकिन पहले ट्रंप के आने की वजह से खालिस्तान पर क्या असर पड़ा है, 1 मिनट में उसको डिस्कस करना चाहूंगा, बिल्कुल से 30 सेकेंड। जगमीत सिंह का भी एक बयान आया है, उससे किसी ने पूछा कि वो, मतलब पत्रकारों ने पूछा कि भाई ट्रंप आ गए हैं, तुम क्या कहोगे? तो उसका बयान जो है वो बड़ा मजेदार है। वो ये कहता है कि मैं ट्रूडो जी को कहना चाहूंगा, बल्कि ट्रूडो को नहीं, पूरे के पूरे कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहूंगा कि हम सबको एक होकर कनाडा के इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करना चाहिए। अब वो यूं तो नहीं कह सकता कि जी खालिस्तानियों को बचाने के लिए काम करना चाहिए, वो ये जरूर कह रहा है कि कनाडा के इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और ट्रूडो जो है वो कहीं ना कहीं मतलब एक इशारा था कि कनाडा के इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकता है। ये डर बहुत अच्छा है, यानी ये जानते हैं कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को, जिसे कहते हैं ना, इनकी गर्दन मिट्टी में तो रख देगा। बाइडेन जो है इनका माई बाप था। तो मैं कुछ अगर डेट को कनेक्ट करूं, हालांकि इसके पीछे कोई लॉजिक हो ना हो मैं नहीं जानता, डेट मुझे कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन ऑफिस ज्वाइन करता है और 26 जनवरी 2021 को हमारे रेड फोर्ट के ऊपर, लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराता हुआ नजर आता है। ये चीजें कोच कनेक्ट कर रही है, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं उसके बाद पूरे के पूरे 4 साल या 3 साल खालिस्तान वर्सेस इंडिया शुरू में नजर आया। फिर खालिस्तानियों को पहले पंजाब में निपटाया, फिर पाकिस्तान में निपटाया, फिर कनाडा में निपटाया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कनाडा को मजबूरी में खालिस्तानियों के पीछे मजबूती से खड़ा होना पड़ा। और 2023 में जब दिखा कि मोदी रुकने वाला नहीं है और कनाडा को खालिस्तानियों को खत्म कर देगा निज्जर वगैरह के मामले में, तो कनाडा खालिस्तानियों के पीछे मजबूती से आके खड़ा हो गया। जब हमने कनाडा को भी, जिसे कहते हैं, धूल चटा दी, सॉरी आई एम यूजिंग सम हैश वर्ड, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद अमेरिका को सामने आना पड़ा निखिल गुप्ता और विकास यादव जी के मामले की केस के अंदर, और कहना पड़ा नहीं। सोचिए सर, हमारे होम मिनिस्टर का नाम तक उन्होंने उछालना शुरू कर दिया। वो उनकी अंदर की जो घबराहट है, अंदर की जो एक, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम है, उसे दिखा रहा है। और ऊपर से आ गया है ट्रंप। तो ये चीजें मुझे कुछ कनेक्ट होती हुई से नजर आ रही है। मेरे को अभी पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो, जो कहीं ना कहीं खालिस्तानियों में और खासकर जगमीत सिंह के अंदर एक घबराहट दिखा। और बांग्लादेश के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कौशिक साहब? यस सर, बांग्लादेश के ऊपर भी क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज और, जैसे ही रिजल्ट आता है उसी रात को हम देखते हैं, वोट पड़ते हैं और रिजल्ट आता है और पता लग जाता है कि ट्रंप की फेवर में बहुत कुछ हुआ है। लाइनें बड़ी लंबी लंबी हैं। उसी रात को गांव के अंदर हिंदू जेनोसाइड शुरू हो जाता है।
आर्मी हिंदुओं के घरों में घुस के मारना शुरू कर रही है और यूनुस जो वो गायब सा हो जाता है सर। एकदम से उस वायलेंस के पीछे का कनेक्ट बता दीजिए क्या है। असलियत में क्या है कि जो बाइडन ने अपने गुर्गे बिठाए थे अलग अलग जगह और कमला हैरिस आती तो उनको खाद पानी देके ग्रो करवाते, कैरी फॉरवर्ड सारे के सारे अब सूखते हुए से नजर आ रहे हैं। यूनुस तो सर बैग पैक करता हुआ सा नजर आ रहा है। देखते हैं कितने दिन ये मामला बांग्लादेश में भी चलता है। चलिए, बाइडन कह रहा कि दोबारा से वही हो जाएगा जो 5 अगस्त से पहले था, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि काफी इंप्रूवमेंट है। चलिए, बिल्कुल, बाइडन रेजिम तो अब समापन की ओर है और ट्रंप के रेजिम की शुरुआत है, होने वाली है। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और बहुत बारीक पहलुओं पर हमारे दर्शकों को आपने हाइलाइट्स दिए और उन्हें आगे समझाने की कोशिश की कि इसके क्या कुछ रिपरकशन सामने आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 है और बस ताजपोशी की देरी है, संभवतः अगले साल की शुरुआत में हो जाएगी और उसी के साथ यह उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत और अमेरिका के बेहतर रिश्ते की चैप्टर एक बार फिर से खुलेगी जरूर। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।